गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। आज बीए तृतीय वर्ष की ये क्लास है और बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत इसके अंतर्गत दोनों ही विद्यार्थी जो अभी भी एग्जाम नहीं दे चुके हैं वो भी शामिल हो सकते हैं तथा साथ ही साथ वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमोट कर दिया गया है द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष के लिए वो भी विद्यार्थी इसमें जुड़ सकते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ी सी बेसिक सी क्लास रहेगी। तो बेसिक सी क्लास का ये हो गया कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले जैसे कि मैं हमेशा से ही आपको सिलेबस से जरूर रूबरू करवाता हूं ताकि आपको पता रहे कि साल भर हमें कौन कौन से विषयों के बारे में पढ़ना है। तो इन्हीं विषयों को पढ़ते समय हमें सिलेबस को सबसे पहले देखना होता है। चाहे कोई भी विषय हो, सिलेबस सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है और इसी सिलेबस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका बीए द्वितीय तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो पहला पेपर है यानी आर्थिक भूगोल। अब इस आर्थिक भूगोल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें भूगोल का अर्थ पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है। तो भूगोल के अंतर्गत हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि पृथ्वी और पृथ्वी के साथ हमारे जितने भी जो ग्रहीय संबंध है यानी मानव तथा पृथ्वी के बीच के जो संबंध होते हैं वह संबंधों के बारे में हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन केवल और केवल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर्स तथा अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाने वाले विभिन्न जो स्ट्रक्चर्स है या विभिन्न प्रकार की जो एक्टिविटीज जो होती हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक ही नहीं, हम ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में भी पढ़ते हैं। वैसे कि हम इस टॉपिक पर आते हैं जैसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या है। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी को हम थोड़ा सा अलग करके देखें। जैसे कि ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी क्या है तो ज्योग्राफी के बारे में हम बेसिकली कहेंगे ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जितने भी जो विशेषताएं तथ्य वगैरह होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी जो है वह इकोनॉमिक एक ऐसा विषय है जो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, मानव से जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है वह ह्यूमन से रिलेटेड है और जो ज्योग्राफी है वो हमारी अर्थ से रिलेटेड है। तो अर्थ और ह्यूमन दोनों के बीच में हमें रिलेशंस देखना है। बेसिकली किस बिहाफ पे देखना है, ह्यूमन की इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसके बिहाफ पे देखना है। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड आपका फिजिकल ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक या फिर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये जो ड्यूलिज्म था ये बर्नहार्ड वॉरेनियस के द्वारा लाया गया था। तो ह्यूमन ज्योग्राफी की जो एक ब्रांच है वह है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम ह्यूमन की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। यही ह्यूमन जो है यानी मानव जो है वो पृथ्वी पर रहते हुए किस प्रकार से अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है, उन सभी के बारे में हम आर्थिक भूगोल के बारे में उस विषय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि जो फर्स्ट यूनिट रहता है, जो मेन जो पार्ट रहता है वो यही रहता है और इसी में हम ह्यूमन और इकोनॉमी तथा ज्योग्राफी के रिलेशंस को देखेंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में नेचर के बारे में बात करते हैं कि जो आर्थिक भूगोल है वो कैसा विषय है, किस प्रकार का इसका नेचर है। नेचर यानी उसकी प्रकृति क्या है। फिर इसका स्कोप का अर्थ हो गया इसका क्षेत्र। अब क्षेत्र क्या है तो इकोनॉमी जो है मानव की इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंतर्गत हम देखें तो मानव कौन कौन सी क्रियाकलाप करता है। तो बेसिकली मानव जो क्रियाकलाप करता है वो प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक तृतीयक और तृतीयक क्रियाकलाप, ये जो आर्थिक जो गतिविधियां हैं इन आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हुए विभिन्न जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों का हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं और वो सभी मुद्दे जो होते हैं वो इसके क्षेत्र के रूप में पहचान रखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम व्यापार करते हैं तो केवल और व्यापार के अंतर्गत हम केवल प्रोडक्शन नहीं करते हैं, हमें रॉ मटेरियल चाहिए। हमें रॉ मटेरियल को उसके स्थान से फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। फिर जो तैयार माल होता है उसको यहाँ से वापस मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा चाहिए, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, हमें कई प्रकार की सरकारी नीतियों से रूबरू होना पड़ता है। तो ये सब जो चीजें हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करता है। और ये सब चीजें जैसे कि हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सीधा हमारी भूगोल से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर भूगोल के अंतर्गत हम बात करें कि कहां पर कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा रहेगी, ये डिपेंड करता है कि वहां का जो स्ट्रक्चर किस प्रकार का। जैसे कि अगर
अगर हम बात करें कि पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां पर आपको रेल ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, वहां पर आपको एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर प्लेन्स हैं, मैदान हैं, तो वहां पर आपको सड़क मार्ग बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। समुद्र से दूर वाले क्षेत्र हैं वहां पर आपको वाटरवेज जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये सारी सारी जो चीजें हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर है कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम, जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उन मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिसोर्सेज यानी आर्थिक संसाधन क्या है। आर्थिक संसाधन क्या है, इससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम ये देखें कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो पहले हम रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, संसाधन किसे कहते हैं, ये बनते हैं या बनाए जाते हैं या फिर ऑलरेडी बने हुए रहते हैं। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा कि संसाधन हम किसे कहेंगे, क्या प्रकृति पर या प्रकृति में पाए जाने वाला जो प्रत्येक तत्व है वो संसाधन है या नहीं। इन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर है दियर क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, यानी हम उन संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार के। जैसे कि हम सामान्य तौर पर संसाधनों का हम इस प्रकार से वर्गीकरण करें तो हम संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं कि कुछ संसाधन नवीकरणीय हैं और कुछ संसाधन अनवीकरणीय, यानी कुछ रिन्यूएबल है और कुछ नॉन रिन्यूएबल है। तो एक प्रकार का ये क्लासिफिकेशन हो गया। तो उपयोग के आधार पर, उसकी आवश्यकता के आधार पर, उसकी उपलब्धता के आधार पर, हर अलग अलग आधारों पर हम इन संसाधनों का वर्गीकरण आगे आने वाली क्लासों के अंतर्गत करने वाले हैं। फिर न केवल हम इन संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे तथा इन संसाधनों का किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं, उन संरक्षण और संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट जो टॉपिक है, फंडामेंटल ऑक्यूपेशन ऑफ मैन। तो मानव के आधारभूत जो कार्य हैं वो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इन कार्यों के अंतर्गत फंडामेंटल की बात करते हैं तो जो फंडामेंटल का अर्थ होता है आधारभूत। आधारभूत का अर्थ होता है जैसे कि हमारी जो प्राइमरी एक्टिविटीज है, उन प्राइमरी एक्टिविटी यानी प्राथमिक जो क्रियाकलाप है, उन सभी को हम फंडामेंटल ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत रखते हैं। और इन ऑक्यूपेशंस के अंतर्गत हम फिशिंग को रखते हैं, लाइफ स्टॉक को रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दो ही हमें पढ़ने हैं, जैसे कि हमें पढ़ना है मत्स्य पालन और उसके साथ हमें पशुचारण के बारे में पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा भी लकड़ी काटने का भी व्यवसाय भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। जंगलों से विभिन्न प्रकार के फलों को और औषधियों को एकत्रित करने का कार्य भी इसके अंतर्गत रखा जाता है। खनन का कार्य यानी जो माइनिंग इंडस्ट्री है वो भी इसके अंदर रखी जाती है। लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम फिशिंग और लाइफ स्टॉक रेजिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ल्ड लेवल पर। देखिएगा ये जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन होता है, इसे हम केवल एक ही क्षेत्र पर, यानी हम केवल राजस्थान भारत के संदर्भ में या एशिया के संदर्भ में नहीं पढ़ते हैं, हम पूरे विश्व को ध्यान में रखते हुए इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो पूरे विश्व के अंतर्गत फिशिंग इंडस्ट्रीज किस प्रकार से डेवलप हुई है, कौन कौन सी विशेषता है, विश्व के कौन कौन से भागों में लाइफ स्टॉक की क्या सीन है, उन सभी सीन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिर यूनिट नंबर सेकंड जो आती है, उसके अंतर्गत सबसे पहला जो पोर्शन है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर यानी कृषि। अब कृषि के अंतर्गत कृषि के कई प्रकार है, उन सभी प्रकारों को समझते हुए सबसे ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे वो है सब्सिस्टेंस, यानी इसे हम कह सकते हैं ये निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि यानी हम किस प्रकार से, यानी विश्व के कई ऐसे क्षेत्रों में आपको ऐसी कृषि का रूप देखने को मिलेगा जिसको करने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि मेरे परिवार का पालन पोषण किस प्रकार से हो, इसमें किसी प्रकार का अतिशेष नहीं रहता है जिसे बेचकर मुनाफा कमाया जा सके। इसके बाद इंटेंसिव कमर्शियल, ग्रेन फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड मिक्स्ड फार्मिंग को हमें पढ़ना है, यानी हमें विस्तृत कृषि के बारे में पढ़ना है, हमें व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के बारे में पढ़ना है, हमें रोपण कृषि के रूप में विभिन्न
फसलों को पढ़ना है कि किस प्रकार से प्लांट को एक दूसरे स्थान से लाया जाता है और एक बगीचा तैयार किया जाता है और उस बगीचे के माध्यम से वहां पर खेती की जाती है। तो विश्व के अलग अलग भागों में कृषि के अलग अलग प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड फार्मिंग है। मिक्स्ड फार्मिंग का भी हम यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि मिक्स्ड फार्मिंग जैसे कि नाम से पता चलता है, कई बार हम एग्जामिनेशन में क्या करते हैं कि मिक्स्ड फार्मिंग लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें कई प्रकार के क्रॉप्स को मिक्स किया जाता है। तो हम यहाँ पर अनायास ही लिख देते हैं कि जहां पर बाजरी, गेहूं, गन्ना, कपास, तरह तरह की जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें हम मिश्रित कृषि कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मिश्रित कृषि का यहाँ पर तात्पर्य होता है कि कृषि का एक ऐसा स्वरूप जिसके अंतर्गत हम पशुपालन तथा उसके साथ ही साथ हम अन्न उत्पादन या अन्य किसी फसलों को बोने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार की मिक्स फार्मिंग के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद डेयरिंग यानी जो डेयरी व्यवसाय है, डेयरी व्यवसाय के अंतर्गत हम दुग्ध और मांस व्यवसाय दोनों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये कृषि के कुछ विशेष प्रकार है जो हम यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर है प्रिंसिपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स। देखिएगा हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर इनको पढ़ेंगे और वर्ल्ड लेवल पर जब हम प्रिंसिपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पूरे विश्व के अंतर्गत ये जो फसलें हैं वो किस प्रकार की पाई जाती है। किस प्रकार की पाई जाती है का अर्थ ये हुआ, जैसे कि हम यहाँ पर वीट को पढ़ेंगे यानी गेहूं को पढ़ेंगे तो गेहूं के लिए पूरे विश्व में गेहूं कितने प्रकार का होता है, किस क्लाइमेट में इसे बोया जाता है, कब इसे काटा जाता है, कैसी मिट्टी, जल और सिंचाई की क्या व्यवस्था, क्या खाद देना पड़ता है, श्रम कितना लगता है और इसका व्यापार और इसका उत्पादन किस प्रकार से पूरे विश्व स्तर पर होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। तो केवल और केवल गेहूं के बारे में नहीं, यहाँ पर हम चावल, मक्का, चाय, कॉफी, रबर, कॉटन यानी कपास, शुगर कैन यानी गन्ना तथा शुगर बीट यानी चुकंदर, ये कुछ मुख्य फसलें हैं। उन फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे तथा साथ साथ यहाँ पर ये भी देखेंगे कि फसलों के अलग अलग प्रकार किस प्रकार के होते हैं, कि कुछ फसलें जो होती है वो व्यापारिक फसलों के अंतर्गत आती हैं, तो कुछ खाद्यान्न के अंतर्गत आती है, कुछ रबी के अंतर्गत आती है, तो कुछ खरीफ और कुछ जायद के रूप के अंतर्गत आती है, कुछ उष्ण कटिबंधीय है तो कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो उन सभी विशेषताओं को हम यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वह है यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 में सबसे पहले इस टॉपिक में देखिएगा, यहाँ पूरा का पूरा जो यूनिट है वह एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा जो है वो मिनरल पर बेस्ड है। अब मिनरल्स यानी खनिज जो है वो कौन कौन से खनिज यहाँ पर, तो सबसे पहले अगर खनिज को पढ़ेंगे तो यहाँ पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं वह भी हमें पढ़ना होता है। तो खनिज, खनिजों के प्रकार और इन खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, ये सब पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं आयरन ओर से, यानी लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से इसका खनन किया जाता है और किस प्रकार से इसका उपयोग विश्व के अलग अलग भागों में करते हुए विश्व के अलग अलग भागों में इस लौह अयस्क का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाता है तथा कौन सा देश इस लौह अयस्क के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। तो ये जो पॉइंट फिक्स रहते हैं कि अर्थ, उसके प्रकार, कहाँ उसका उपयोग किया जाता है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, कहाँ और किन किन देशों को बेचा जाता है या व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से किया जाता है। तो आयरन और को पढ़ने के बाद हम मैंगनीज को पढ़ेंगे। मैंगनीज के बाद हम कॉपर और यानी हम यहाँ पर तांबा अयस्क, यहाँ पर एक शब्द देखिएगा और शब्द जुड़ा हुआ है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि देखिए आयरन अलग होता है और आयरन और अलग होता है। तो और का अर्थ होता है अयस्क, अयस्क का अर्थ होता है कच्चा माल, कच्चा माल का अर्थ होता है जिसे खदान से हम निकाल कर बाहर लाते हैं वो कच्चा है। उसके अंतर्गत कई प्रकार की इम्प्योरिटीज है, उन इम्प्योरिटीज को हम रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद हम प्योर जो मटेरियल है वो प्राप्त करते हैं। और जो प्योर होता है तो उसे तो हम कॉपर कहते हैं और जो इम्प्योर होता है उसे हम कॉपर और कहेंगे। और शब्द का अर्थ होता है अयस्क।
इसके बाद सोर्सेज ऑफ पावर, ऊर्जा संसाधन कौन कौन से है, उसके अंदर हम कोयला, कोयले के प्रकार, कोयला का उपयोग, कोयले का उत्पादन, व्यापार, वाणिज्य, उन सभी के बारे में पढ़ने वाला है। फिर है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम खनिज तेल, फिर है जल विद्युत, और फिर है परमाणु ऊर्जा। ये कुछ ऊर्जा संसाधन है, इन ऊर्जा संसाधनों के बारे में हमें डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट ये थी यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 की बात करते हैं, उसके अंतर्गत आपकी इंडस्ट्रीज है, और इंडस्ट्रीज के अंतर्गत सारी इंडस्ट्री नहीं, केवल मेजर इंडस्ट्रीज है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है आयरन एंड स्टील, यानी लोह एवं इस्पात। स्टील अलग होता है, लोहा अलग होता है, सभी को पता है। तो किस प्रकार से आयरन से स्टील बनाया जाता है और स्टील की किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं, तथा साथ ही साथ आयरन एंड स्टील की वर्ल्ड का जो सिनेरियो है वो किस प्रकार का है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फिर है कॉटन एंड टेक्सटाइल, यानी सूती वस्त्र उद्योग पूरे वर्ल्ड स्तर पर, पल्प एंड पेपर यानी कागज एवं लुगदी उद्योग। फिर उसके बाद ये कुछ उद्योगों को पढ़ने के बाद हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन यानी कुछ मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत द लेक रीजन, द लेक रीजन यानी जो आपका लेक रीजन है, आपको शायद याद होगा ये लेक रीजन है। इस लेक रीजन के अंतर्गत आपको 5 झीलें देखने को मिलती है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ऑन्टेरियो। ये 5 जो झीलों का समूह है, इन 5 झीलों के समूह में किस प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड हुआ है, जिसे हम लेक रीजन ऑफ यूज से कहते हैं, महान झील प्रदेश कहते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रूर बेसिन ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का जो मैन कोयला या लौह इस्पात उद्योग का क्षेत्र है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट ऑफ जापान, यानी जापान का जो मुख्य विनिर्माण उद्योग है, उस विनिर्माण उद्योग के बारे में हम यहाँ पर 4th यूनिट के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है वह है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 के अंतर्गत है आपका ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात जो है वो किस प्रकार से है, तो यातायात के अंतर्गत हम रेल, तो अब रेल को जब हम पढ़ेंगे तो रेल की पटरियों के बारे में भी पढ़ेंगे, तथा रेलों का जो यातायात है किस प्रकार से सुगम रहता है, क्या क्या विशेषताएं रहती हैं, कहाँ पर रेल मार्ग अच्छी तरीके से विकसित किए जाते हैं, तथा रेलों के मार्ग में या रेलों की जाल बिछाने में, पटरियों का जो जाल हम बिछाते हैं उसमें किन किन प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता है, उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही डिस्कशन हम वाटर मेजर ओशन रूट्स, यानी हम वाटर रूट्स के बारे में बात करेंगे। और वाटर रूट्स के अंतर्गत मेजर ओशन रूट्स, यानी मेजर ओशन रूट्स का अर्थ होता है कि मुख्य, यानी अटलांटिक महासागर के जो मार्ग हैं तथा प्रशांत महासागर के जो मार्ग हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है कुछ इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज यानी अंतर महाद्वीपीय जो जल मार्ग है, उनके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि यूरोप और फॉर्मर यूएसएसआर, यानी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ जो है, उसके अंदर कौन कौन से आंतरिक जल मार्ग विकसित हुए हैं, उन सभी आंतरिक जल मार्गों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी नदियां हैं और इन नदियों या नहरों को जोड़कर किस प्रकार से वहां पर यातायात विकसित किया गया है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ही हम बात करेंगे एयर फैक्टर्स, एयर कहाँ पढ़ेंगे, यानी एयर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर ट्रांसपोर्टेशन, यानी एयर ट्रांसपोर्टेशन को यानी वायु यातायात को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, यानी अगर हम देखें तो विश्व के हर भाग में वायु यातायात संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कुछ फैक्टर्स होते हैं जो प्रभावित करते हैं कि वहां पर रेल मार्ग वायु मार्ग वहां पर विकसित किए जा सकते हैं या नहीं। तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से विश्व के अलग अलग भागों में कौन कौन से रेल मार्ग विकसित, वायु मार्ग विकसित हुए हैं और इनके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर है प्रिंसिपल एयर रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के अलग अलग
भागों में विभिन्न प्रकार के जो वायु मार्ग है वह कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो टॉपिक है उसके अंतर्गत हम विश्व व्यापार के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, किन आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है और इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के अंदर कौन कौन सी बाधाएं आती है। जैसे कि अगर हम चाइना के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं या अमेरिका के साथ ट्रेड करते हैं या रशिया के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारे सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि एक को खुश रखेंगे तो दूसरा नाराज होगा, कई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आएगी, या फिर कौन सी चीज हम बेचें, कौन सी चीज हम खरीदें। तो ये कुछ चीजें होती हैं यहाँ पर पूरे इंटरनेशनल ट्रेड को प्रभावित करने वाले कुछ बैरियर्स होते हैं, कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं, तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर है पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, यानी पूरे विश्व में व्यापार की क्या प्रवृत्तियां हैं, उन सभी प्रवृत्तियों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट पेपर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, इसको सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचर एंड स्कोप से हम पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट 5th यूनिट पर वर्ल्ड ट्रेड के पैटर्न तक हम पढ़ेंगे। अब कुछ बुक्स की बात करते हैं तो रिकमेंडेड जो बुक्स है उस बुक्स के अंतर्गत आपके एस.डी. कौशिक की आर्थिक भूगोल के सरल सिद्धांत है, जो रस्तोगी पब्लिकेशंस का कोई इश्यू नहीं है। आप एस.डी. कौशिक की किताब ले लीजिए या फिर जगदीश सिंह जी की जो किताब है संसाधन भूगोल है, उन दोनों में से कोई आप किताब खरीद सकते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के लिए है उनके लिए आप फ्री हैं, कोई भी किताब आप वहां पर परचेज कर सकते हैं। आप चाहे तो आप RN दुबे की ले सकते हैं, आप चाहें तो दास गुप्ता की एन कपूर की जो किताब है वो ले सकते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप एस.डी. कौशिक की किताब लेटेस्ट जो है वो ले लीजिएगा, क्योंकि इनमें जो डेटा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड की जो डिस्कशन रहेगी वो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत की जाएगी। धन्यवाद।